चीफ गेस्ट आदरणीय श्री मारुति माणी जी, ग्राम भानपुरा, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से है। और इनको आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी ने आमंत्रित किया है। तो मैं आदरणीय श्री मारुति मानी जी को इस योग आहार मंच पर पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश, पूर्व पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आए अपने हरिओम। मार्गदर्शन दे। सभी को मेरा सत सत नमन। माँ धरा, गौ माता और भारत माता को प्रणाम, और अभी सभी योगियों को सत सत नमन। साथियों, आज के सत्र में हम प्राकृतिक कृषि और भारतीय पारंपरिक जीवन शैली, प्रकृति की संरचना और प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों को जो आने वाली समस्याएं हैं, क्या प्राकृतिक कृषि संभव है, क्या कैसे की जाती है, इस विषयों पे थोड़ा हम कटाक्ष करेंगे। थोड़ी सी इसकी जानकारी अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों, हमेशा हम देखते हैं कृषि पद्धतियां अनेकों अनेक पद्धति की होने लग गई है। बहुत सारी विधाएं उसमें है, सभी के अपने अपने विचार है इस बारे में। परंतु हम जिस बात करते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र खेती की, जो परंपरा से चलती आ रही है, कई विषयों पे ऐसा होता है कि जो हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों में, साधु संतों ने इस पे बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं। हम उनको साधु संत कहते थे, आज हम उनको वैज्ञानिक कह रहे हैं। आज के वैज्ञानिक भी इस पे नवीन नवीन तकनीकों को देख के कार्य कर रहे हैं। परंतु परंपरा से चलती आई खेती, इस विषय पे हमेशा गौ माता का उपयोग, गोबर और गौमूत्र का, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी है देशी भारतीय नस्ल की गौ माता का। भारतीय नस्ल की बहुत सारी गौ माता है, गिर है, साहिवाल है, निमाड़ी है, मालवी है, डांगी है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार जगह अलग अलग माताएं का जहाँ जलवायु के रूप में होती है वहाँ वैसे उपयोग होता है। परंतु आज के तारीख में सिर्फ दूध के नाम पे हमारी भारतीय नस्ल की गौ माताएं दर दर भटक रही है, क्योंकि हमें उसका दूसरा उपयोग, साक्षात धरती पे जो मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें देने वाली, जिसके 5 तत्व में जो पंचामृत बनता है, वो 5 तत्वों का उपयोग, मतलब गाय का दूध लो, दूध का दही बन जाए तो भी उपयोगी, दही का छाछ बन जाए तो उपयोगी, छाछ में दही में छाछ बना के घी निकल जाए तो उपयोगी। सभी पंच तत्व जिससे जो कार्य करोगे उससे एक नई ये निर्माण होती है मंथन से। और उसी पूरा उपयोग हमारे भारतीय जीवन शैली में, हमारे मानव जीवन में, जीव जंतुओं के लिए एक माँ बहुत बड़ी शक्ति के रूप में वो हमारे से प्रत्यक्ष है, और जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सिर्फ हम दूध 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 के नाम पे बाहर की जर्सी होल्स्टीन और इन भैंस और इनका दूध पे हम जा रहे हैं। इसके कारण उसके गोबर और गौमूत्र से भी हमारी खेती दूर होती जा रही है, और उसका बहुत बड़ा परिणाम हमें नुकसान के रूप में देखना पड़ रहा है। साथियों, अब मेरे ख्याल से सभी लोग सहमत होंगे कि प्राकृतिक कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के तारीख में हमें हर थाली में जहर परोसा जा रहा है। हम घर में भी हमारे बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में डालते हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं, बहुत विद्वान बनाना चाहते हैं, परंतु हम उनको अनायास, जाने अनजाने में तिनके थाली में जहर परोस रहे हैं। प्रिय साथियों, शुरुआत हम, कोई किसान होगा, कोई गृहस्थ होगा जो कि घर से ही करता होगा, हर कोई इसमें थोड़ा सा अपनी पद्धति से इस पे सहयोग कर सकता है। और जितने प्रयास करेंगे उतना हम एक दूसरे के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। साथियों, प्राकृतिक कृषि क्या है?
सिर्फ और सिर्फ एक गाय से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। जो गाय का रोज का गोबर गौमूत्र है उसका उपयोग अगर हम व्यवस्थित रूप से, क्योंकि अब हम ज्यादा मवेशियां नहीं रख सकते हैं, जनसंख्या ज्यादा है, रहने की जगह कम है, बंटवारे हो चुके हैं, जमीन कम है, बहुत सारी हमारी समस्याएं तो है धरती पे। लोग बहुत सारे इस पे अलग अलग पद्धति से काम कर रहे हैं, परंतु गाय का रखने के लिए अगर खेती है हमारी तो एक गाय से हम 1 एकड़ से 30 एकड़ की खेती आराम से कर सकते हैं। इसके लिए गाय का ताजा गोबर, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, हमें थोड़ा सा हमारे पद्धति को थोड़ा सा कुछ लोगों ने कहो या कुछ हमारी समझ से कहो या हमने नहीं जाना, कोई दूसरे की गलती नहीं, हमारी भी कुछ गलतियां हो सकती है कि जिससे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जितना गोबर ताजा उतना अच्छा, गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा। परंतु हुआ क्या है, गोबर ताजा जब आता है तो 24 घंटे उसमें गाय के जब आंत से पेट से जब निकलता है चारा कुट्टी बन के, तो वो जो उसके आंत से निकलता है तो उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलते हैं। और ऐसे हार्मफुल गैसेस के चक्कर में वो ताजा जब गरम गरम रहता है और वो अगर हमने फसल के पास डाल दिया तो फसल जलती है, गर्मी पैदा होती है। परंतु वही अगर हमने 48 घंटे या 72 घंटे उसको ठंडा कर दिया तो हमारे वो उपयोग में आना चालू हो जाता है। इसीलिए ताजा गोबर, इसका मतलब 24 से 72 घंटे ठंडा हुआ। और गोमूत्र कितना भी पुराना हो उतना अच्छा, जितना जितना साल पुराना हो उतना अच्छा। तो साथियों, अगर 1 एकड़ से 30 एकड़ खेती की पद्धति क्या है जिसका किसान का, क्योंकि आज के तारीख में हमारा किसान बंधु उत्पादन निकालने के चक्कर में खर्चा बहुत बढ़ा रहा है। किसी भी पद्धति, किसी भी व्यापार में आपका लागत मूल्य कम होगा, और लागत मूल्य कम होगा तो ही आपको मुनाफा मिलेगा। हमारा लागत मूल्य बढ़ गया है, हम अपने क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, इसका कोई ध्यान नहीं रख रहे, और हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हाइब्रिड जेनेटिक मॉडिफाइड बीज वापर के और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें जब वो ऐसा करते हैं तो उनके साथ में कीट प्रकोप सब आते हैं और हमें खर्चा बढ़ जाता है। परंतु साथियों, अगर हम गाय का गोबर और गौमूत्र का घोल बना के, जीवामृत जिसको बोलते हैं, अगर 200 लीटर का ड्रम लिया पानी का, उसमें अगर हमने 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और एक मुट्ठी भर जीवाणु मट्टी जो कि हमारे खेतों के आसपास रहती है, बड़ पीपल नीम के पेड़ के नीचे की हो, या जहां जहां भी आज तक जहर नहीं डला हो, यूरिया पेस्टिसाइड नहीं डला हो, जहां जीवाणु हो, वो जीवाणु मट्टी है। अगर उन जीवाणु को हम इन गाय के गोबर के जीवाणु के साथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारे देशी गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु है। अगर इन जीवाणु की संख्या बढ़ाना है, इसलिए हम 200 लीटर के ड्रम में इसको 24 घंटे से लेकर 72 घंटे रखते हैं। ठंड है तो 72 घंटे में जामन तैयार हो जाता है, और गर्मी है तो वो 24 घंटे में हो जाता है। जिस तरह से हमारा दही जामन के रूप में बनता है वैसे ही। अब इन जीवाणु की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए बेसन क्यों डालते हैं, तो उन जीवाणु को जब हम धरती पे नहीं डालेंगे, उनको किसी पानी के ड्रम में रखेंगे तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसमें बेसन डालते हैं। गुड़ इसलिए डालते हैं कि गुड़ के गंध से जब हम जमीन में धरती पे पौधों के जड़ों के पास डालते हैं तो वो गंध से अनेकानेक वहां जो जीवाणु होते हैं वो उनके साथ परिवार के रूप में इकट्ठे होते हैं और ये परिवार के रूप में काम करना शुरुआत कर देते हैं। साथियों, ये एक सरल छोटी सी विधि है। 24 से 72 घंटे में तैयार होने के बाद हम इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, या हम जमीन पे भी जड़ों के पास में, जमीन जहां पौधा है उससे 6 इंच दूरी पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, पानी कहाँ देना ये भी हमारे थोड़ा सा पौधों को, ये भी थोड़ा सा लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है हमें कि जब भी हम पानी दे तो जड़ से, पौधे के बूंदे से कम 6 इंच दूरी पे कर दे, तो निश्चित रूप से हमें पानी भी कम लगेगा और जड़ों को, जहां जड़ें होती है, जहां अन्न बनाने की जड़ें होती है, पानी पीने की जड़ी होती है, वहां डायरेक्ट उसको मिल जाएगा। साथियों, बगीचे वालों को कई हमने देखा है थाल उल्टा बनाते हैं, हम पानी मुंह में डालते हैं या पैरों पे डालते हैं, हमको पीना है तो
मुंह में डालते हैं। परंतु होता क्या है, जब हम पौधों के पास में बगीचों में देखा जाए तो उल्टा थाल बनता है, कटोरी के आकार का थाल बनाते हैं और पानी उस बूंदे के आसपास घेरा बनता है। तो निश्चित रूप से पानी पीने वाली जड़, क्योंकि जब पेड़ की वृद्धि होती है तो उसकी जड़ भी दूर चली जाती है और पानी पीने वाली जड़ दोपहर के 12 बजे की छाव जहां पड़ती है वहां होती है। इस वजह से क्या होता है, हमें जहां पे कम पानी लगना है वहां पे पानी ज्यादा लगने लग जाता है और किसान को ज्यादा पानी देना पड़ता है। परंतु हम भारत की लाइट बिजली भी जला रहे हैं और पानी भी ज्यादा उपयोग में कर रहे हैं। तो अगर हम 12 बजे की जहां छाव उड़ती है, अगर पेड़ पौधे हैं 12 बजे की जहां छाव है वहां अगर हमने पानी डाल दिया तो आपको निश्चित रूप से 90% पानी की बचत हो जाएगी। तो हमें इस विषय पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जड़ों के पास पानी डायरेक्ट पहुंच जाएगा और बूंदे के पास देंगे तो जड़ों को समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ना या पीछे जाना है, क्योंकि पानी तो आपने पीछे दिया है। ऐसे टाइम में पौधों की वृद्धि रुक जाती है और हमें पानी भी ज्यादा लगता है। साथियों, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देंगे, किसान बंधु इस पे अगर व्यवस्थित रूप से ध्यान देंगे, कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक घर पे बनाएंगे, बहुत सारे बाजार का आत्मनिर्भरता हम खत्म करके स्वावलंबी बनने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय कृषि, पारंपरिक कृषि, भारतीय कृषि पद्धति को और गौ माता को सहारा जरूर मिल जाएगा और हमें भी नुकसान से हम बचने का तरीका मिल जाएगा। साथियों, ये तो था जीवामृत। इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रे करना है तो इसमें गोबर के कण रहते हैं, इसलिए कपड़े से छान के, क्योंकि अगर हमने कपड़े से नहीं छाना तो गोबर के कण वो पत्तों पे गिर जाएंगे और पत्ते पे धब्बे आ जाएंगे। इसलिए हमको उसको कपड़े से अच्छी तरह से 2-3 कपड़े का ये पदर बना के उसमें छान लो। धोती के कपड़े है, साड़ी का कपड़ा है, तो निश्चित रूप से उस पर कण नहीं जाएंगे। और 1 लीटर एक ड्रम में पौधों के आयु के अनुरूप 500 ml से 3 लीटर तक अपन इसमें डाल सकते हैं। तो ये स्प्रे की पद्धति भी आप अब कर सकते हो। साथियों, कीट नियंत्रण में भी थोड़ा ध्यान रखना है। कीट नियंत्रण में पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन पहले अगर हमने कीट नियंत्रण जैसे ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ये आप यूट्यूब पर डाल देंगे तो आपको बहुत सारी उसकी विधियां मालूम पड़ जाएगी। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई किसी को विशेष समझना है तो मैं भी मेरा नंबर सभी अपने राठौर साहब ने दिया है, सभी को लिंक पे दिया ही होगा, तो मैं भी बता दूंगा कैसे बनाना। परंतु ये बनाने की विधियां बहुत सारी है, क्योंकि समय अपने पास समय थोड़ा सा होने की वजह से मैं मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ सिर्फ। तो कीट नियंत्रण जब हम करेंगे तो किसान बंधु अगर कीट को नहीं मार सकते, कोई भी जीव को मारने का आदरणीय हमको अधिकार। आदरणीय जी भ्राता जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप तो विस्तार से बताने का कष्ट करें। अगर समय रहेगा तो कल भी आप कर लेंगे, लेकिन उसको जो भी आप है उसको छोड़े ना। आप किसान भाइयों को विस्तार से ही बताएं। आपका 1-2 दिन लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी क्लास है। हम सब चाहते हैं कि हम कायदे से अपनी किसानी करें, हमारे किसान भाई लाभान्वित हो। तो आप जितना बताना चाहें उस हिसाब से आप बताने का कष्ट करें। जी जी, चलिए। तो अब हम फिर अगर ऐसे ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक एक विधि आपको जो बता रहा था। तो हमें क्या होता है कि बीज संस्करण करके बोना होता है। बीज पद्धति बोते समय बीजों को संस्कारित करना होता है, उसको हम कहते हैं बीजामृत। उसको बनाने की विधि 100 किलो की बता रहा हूं। अगर कम ज्यादा हो तो आप उस प्रमाण को कम ज्यादा कर लेना। हमको 5 लीटर गोमूत्र लेना है, 5-7 किलो गोबर लेना है और 20 लीटर पानी लेना है और इसमें 50 ग्राम चूना डालना है। खाने का चूना चलेगा। अगर हम पुताई का चूना लेते तो एक दिन पहले गला देना, ताकि गर्म होकर वो ठंडा हो जाएगा। और कोई भी चूना चल जाएगा, कली का चूना हो, पुताई का चूना हो, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हमने पुताई का चूना लिया तो उसको एक दिन पहले गलाना है। तो 50 ग्राम चूना, ये सब घोल बना के जिस दिन हमको बोनी करना है उसके पहले एक दिन पहले रात को, समझो हमको कल बोनी करना है तो 12 से 18 घंटे पहले इसको बना के तैयार रखना है। हम अगर इन पौधों बोनी के टाइम में बीजों को 100 किलो, उदाहरण तौर पे हमने गेहूं लिया, अनाज है, अभी सोयाबीन और मूंगफली को छोड़ के, क्योंकि इनके छिलटे पतले होते हैं, इनको इस घोल में नहीं डालना है। ये 2 चीजों को छोड़ के बाकी सभी तरह के
पौधों को सभी को हम बीज संस्कारित कर सकते हैं। बीज संस्करण 100 किलो का आपको बताया मैंने कि जैसे गेहूं है, अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अभी बोने वाला जो फसल है उसके ऊपर हमने 100 किलो जमीन पे बिछा दिया, प्लास्टिक के पेड़ बिछा दिया और उस पे ऊपर छिड़काव करके हाथ से मसलना है। मतलब हम अच्छी तरह से इसको मसल सकते हैं। अगर दलहन वर्गीय उसमें बीज है, तुअर, उड़द, मूंग, ये जो अभी बोने वाले फसलें हैं, तो इस टाइम अपने को सिर्फ उंगलियों को फैलाना है। अपने ये 5 उंगलियां अपने फैला के, जिस तरह से ये उंगलियां ऐसी है, तो मसलते समय तो हमने ऐसा मसल दिया, परंतु जब हमको फसल को ये करना है तो उसको यूं करके भी चिपकाना है, जिससे कि हमें आराम से फसल को, हम बीजों को उसके ऊपर संस्कारित का लपेट जो है बीज संस्करण का, वो उसके ऊपर हो जाए। और पौधे हैं हमारे, मिर्च के है, टमाटर है, गेंदा है, जो भी प्रकार है, हम नर्सरी से लाने वाले पौधे हैं, कोई दूसरे पौधे हैं, तो उनकी जड़ों को 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड के लिए सिर्फ उस पानी में डुबोना है और डायरेक्ट बोना है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उसको रखना है, आप 2-5 मिनट में भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 सेकंड के बाद में कभी भी आप निकाल के उसको लगा सकते हो। सिर्फ आपको जड़ों को डुबाना है और बाहर निकालना है, लगाना है। ये बीज संस्करण का हुआ। इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी के पास अगर कम है तो आप 1 लीटर बना सकते हो, तो 1 लीटर के वही प्रमाण कम कर देना। ये सिर्फ आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना है, ये होना बहुत आवश्यकता है। इसके क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, इससे फर्क क्या पड़ता है। अभी हमने गर्मी के फसल में आपने देखा, जब गेहूं और चना लगता है तब आपने देखा होगा कि चने की फसलें, बहुत सारी किसानों को हमारी चने की फसल बढ़ती है और पौधा जब बड़ा होता है, जब फल फूल आने लगते हैं, तो अचानक से पौधा सूखने लग जाता है। इसलिए कई किसानों ने हमारे चना लगाना छोड़ दिया। तो क्यों होता है, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जब ये परत होती है, इस परत के ऊपर एक छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु जब हम बीज बोते हैं, जब उसका अंकुरण होने लगता है, तो वो अंकुरण होते समय जब बीज हमारा खुलने लगता है, उस टाइम ये सीधे सीधे उस छिलके के ऊपर से अंदर इनके छाल में अंदर घुस जाते हैं और इनकी वृद्धि उसके जीवन यापन पे चलती है। जब हमारा पौधा बड़ा होता है, ऐसे टाइम में इनकी भी परिपक्वता होती है, और ये जब हमारा पौधा वृद्धि की तरफ होता है तो शक्तिशाली बनता है। जैसे हम बचपन से बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारी शक्ति होती है, परंतु प्रजनन काल जब आता है या उसको उत्पत्ति का काल आता है, तो ये भी जब हमको फल फूल देने लग जाते हैं, ऐसे टाइम में उनका पूरा अनाज जो स्टॉक होता है वो तनों का, वो सप्लाई चालू होता है। ऐसे टाइम में ये अटैक करते हैं और हमारे पौधे तुरंत सूखने लग जाते हैं। इसीलिए बीज संस्करण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी पौधों को जलने से, सड़े गलने से जड़ों को बचाना है। तो साथियों, ये बीज संस्करण, बीज लगाने की विधि हो गई। आपको दूसरा बीजामृत मैंने जो सेकंड बताया, बीजामृत बनाना है, साथ साथ घनजीव अमृत भी है। साथियों, अभी हमारे पास गायें ज्यादा नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमें कम खाद कैसे लगे। सिर्फ और सिर्फ 200 किलो गोबर के खाद से हम 1 एकड़ में ट्रालियों से खाद डालना संभव नहीं है। हम बोले कितना भी कि खाद वापरो, पर देसी गाय का अगर आपके पास गोबर है, सिर्फ 200 किलो गोबर से हम पूर्ण रूप से 1 एकड़ की खेती का उपयोग कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ घनजीवामृत जो आपको मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ फसल लगाने के पहले 1 बार सिर्फ आपको डालना है। अगर आप आखिरी जुताई जब हम करते हैं, तो उस जुताई के पहले, जैसे हम कल बोनी करने वाले हैं, परसों बोनी करने वाले हैं, उसके पहले के आखिरी की एक जुताई होती है। उस जुताई के पहले हम खेतों में उसको उड़ा दे बारीक करके। वो बनाने की विधि में आपको समझा रहा हूं, पहले कैसे डालना ये समझा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बन के तैयार होने के बाद हमने उड़ा दिया और उसको बखर आखिरी का चला दिया और फिर बोने के लिए हमारा खेत तैयार हो जाता है। ऐसे टाइम में बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसको 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। पहली है ताजा गोबर से, वो होता है गर्मी में। अब बरसात का मौसम है, हम ताजा गोबर सुखाने से रहे, तो इसलिए जो पुराना खाद है, अभी भी हम लेट हो गए हैं कई जगह जहां बरसात हो गई है, परंतु जो आपके पास खाद होगा, आदमी को 6 महीने अगर ये सुरक्षित रखना है तो सुखाना है। अगर आप बना के तुरंत, जी
कुछ बोल रहे थे सर? तो हम तुरंत अगर डालना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, जो भी खाद आपके पास कूड़े पे पड़ी हो या आपके पास गोबर का ढेर लगा हो, उसमें से सड़ी हुई खाद हो या गोबर की स्लरी हो, तो इस तरह से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो भी हमने पुराना खाद गोबर डाला है वो जमीन पे डाला है, अब उसमें के जीवाणु पानी के साथ संपर्क में जब आते तो अपने आप वो एक्टिव होते हैं और जमीन में कार्य करना चालू होते हैं। तो ऐसे टाइम में हमारे पुराने गोबर के खाद से जीवाणु की संख्या कम हो गई है। हमें क्या करना है, 200 किलो उसमें से अलग करना है, बारीक तरीके से अपने को जमीन पे डालने के लिए बारीक करना है, क्योंकि अगर उसके डल्ले रह गए तो उसमें गोबरी कीड़ा बनने की ये प्रक्रिया चालू होती है। इसलिए उसको भुरभुरा बनाना है, तो उसको जमीन पे फैला के बारीक करना है। उसमें ये 200 किलो में 20 लीटर जीवामृत 10% का प्रमाण से उसको जीवामृत को छिड़काना है उसके ऊपर, और उसको उल्टा पलटा करके तैयार करके थोड़ा सा फरका हवा से हो जाए और अपने खेतों में डालना है। आपको अगर इसको रखना है, अगर आपको 6 महीने तक यूज करना है, ये गर्मी की प्रक्रिया होती है, ऐसे टाइम में हम काम भी हो रहता है, खेतों में काम भी कम होते हैं, हमारे पास सुखाने के लिए धूप भी तेज होती है। ऐसे टाइम में इसको अगर हमने 3-4 दिन अंदर छाव में सुखाया और उसके बाद कड़क धूप में हमने सुखा के अगर बोरियों में भर के रख दिया तो ये 6 महीने तक यूज होता है। 6 महीने की खाद हम तैयार करके फसल लगाने के पहले, बोने के पहले तैयार करके रख सकते हैं। तो साथियों, ये भी हम इस तरह से हमारा कर सकते हैं। ये घन जीवामृत का है। तीसरा है स्लरी है, कोई भी दूसरा आपका खाद है, उसमें भी ये जीवाणु की संख्या बढ़ाना है, इसलिए हमको जीवामृत उसके अंदर डालना है। तो जो जीवामृत बताया था, भारतीय किसान हमारे बहुत सारे इस विधि को करते हैं, बाकी असफल क्यों हुई? क्योंकि इसके 4 आयाम हैं, इस कृषि पद्धति के 4 आयाम हैं, उसमें से एक कर लेते हैं, सफलता मिल जाती है, दूसरे आगे बढ़ते नहीं, इसलिए उसमें से फिर उनको वापस जाना पड़ता है। इसलिए जो इसकी खेती की पद्धति के 4-5 आयाम जो है, वापसा बनाना जरूरी है, पानी व्यवस्थापन जो हो गया, वापसा जिसको बोलते हैं वो हो गया, घन जीवामृत जीवामृत हो गया, क्योंकि जीवामृत 25% काम करता है तो घन जीवामृत 75% काम करता है। और आपको किसी भी पौधे को, जैसे आपने मिर्ची लगाई तो आपने अगर खाद बना के तैयार रखा है तो मात्र 50 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम तक पौधे के अनुरूप आप अगर 3-4 इंच या 6 इंच तक अगर जड़ों के पास में आपने रख दिया तो जब जब भी पानी दोगे तो उसकी खाद अपने पौधों को मिलती जाती है और अपने आप पौधों की अच्छी तरह से वृद्धि होती है। तो घन जीवामृत ये फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सिर्फ जीवामृत से आपकी फसल जरूर लहराती अच्छी दिखेगी, पर उसको पोषक तत्व अगर बढ़ाना है, फलों की उसको अनाज बनाने के लिए ये करना है, तो आपको घन जीवामृत डालना बहुत आवश्यक है। साथियों, जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, साथ साथ अब हमारा आता है मिश्रित फसल पद्धति। हमें किसी भी पद्धति से दलहन के साथ में अनाज वर्गीय, जिसको हम पीस के खाते हैं वो अनाज वर्गीय आता है, और जिसको हम 2 दल बनती है, दालें बनती है, वो द्विदल में आता है। तो अनाज के फसलों के साथ में द्विदल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और द्विदल के साथ में अनाज का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम अगर ज्वार, मक्का, बाजरा बो रहे तो उसके बीच में 3-4 लाइन के बाद में एक अनाज वर्गीय, दलहन वर्गीय फसल का एक मोगरी जो हमारे पहले पद्धति से देते थे, बीच में एक चास ये दलहन पद्धति का बोना है। इसका कारण है साथियों, द्विदल में नाइट्रोजन बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उनके साथ में नाइट्रेट और नाइट्रोजन, ये हमारे इसमें आपने देखा हवा में 78% नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन का महासागर है हवा हमारी पृथ्वी पे इतनी सारी होते हुए, परंतु पत्तों को डायरेक्ट नाइट्रोजन लेने की क्षमता भगवान ने नहीं दी, क्योंकि हर एक को अपना अपना कार्य दिया है। तो ये कार्य नाइट्रोजन को लेने का काम ये जड़ों से होता है। पत्ते कुछ अंशिक रूप से हवा का लेते हैं, परंतु वो पूर्ण रूप से उसको नाइट्रोजन के रूप में लेने का काम उनसे नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो द्विदल अनाज होते हैं, इनके जड़ों के पास में गठाने होती है, उसमें ये
जीवाणु होते हैं जो इसको रूपांतरित करके हमारे पौधे को देते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हमको द्विदल का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। बीच बीच में किसी को बगीचा है तो सहजन का पौधा भी लगा सकता है, हदगा का भी लगा सकता है। जिस तरह जिसमें जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा है ऐसे पौधे अगर हमने लगाए तो उसके पत्ते नीचे गिर के हमारे यूरिया डीएपी आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन की पूर्ति यही फसलें करते हैं। अगर आपने द्विदल बोया है जैसे कि मूंग, उड़द, चौला, तो उसके बीच में आपको एक, भले 2-2 फीट पे हो, 4 फीट पे हो, 10 फीट पे हो, एक एक 2-2 दाने आपके ज्वार, बाजरा, मक्का डालना ही डालना है। साथियों, 2 काम होते हैं। एक तो उसको खड़े होने के लिए स्टैंड, ट्री गार्ड बन जाता है, तो पंछी आते हैं और पंछी इल्लियों को, कीड़ों को खा जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको बीच बीच में बोके या लाइन बना के बो सकते हैं, क्योंकि हर एक की बोने की पद्धति अलग अलग है। हर जगह अलग अलग जलवायु है, अलग अलग समस्या है, परंतु उस समस्या का हल हम जरूर आपको देंगे। कोई अगर विशेष फोन करके कहेगा कि मेरे को ये समस्या है, मैं क्या करूं, तो उसको विशेष रूप से हम बता भी देंगे, क्योंकि ये सहजता सा कार्य है। क्योंकि ये जो कहा जाता है ना, डराया जाता है कि तुम उत्पादन कम होता है और जैविक करोगे या प्राकृतिक करोगे। जैविक करोगे तो 3 साल आपको उत्पादन में इंतजार करना होगा। बाकी हमारे गाय का आधारित प्राकृतिक कृषि करोगे तो आपको पहले साल में उत्पादन में 1 ग्राम की भी घटोतरी नहीं होगी। ये दिमाग में जो बैठाया है या कोई डर पैदा किया है, उससे हमको दूर रहना पड़ेगा साथियों। क्योंकि एक षड्यंत्र ऐसा है कि हमारी गाय खेती से दूर हो जाए, और गाय हमारी खेती से दूर हुई तो किसान कभी भी नहीं ऊपर उठ सकता, कभी भी बिना जहर का आपको अन्न नहीं मिल सकता। इसीलिए गाय का महत्व हमारे बहुत है। और निश्चित रूप से भाकड़ी गाय जो दूध नहीं देती है, ये गाय खेती के लिए अति उत्तम। क्योंकि क्या होता है कि माँ गौ माता को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि उसके हर एक चीज में उपयोगिता है। इसलिए वो जन्म से लेकर आखिरी में अंत तक वो अपने कार्य आती है, जाने के बाद भी उसका उपयोग होता है। क्योंकि उसका सींग, उसकी चमड़ी, उसका सब, कोई भी वो ऐसी शक्ति माँ है कि जिसका कभी भी नष्ट नहीं होता है। जियो जियो हम हो सकता है चले जाए, बाकी उसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं हो सकती है। गाय का गोबर जितना महत्व उतना ही उसका बाकी दूध और इसका महत्व है गौमूत्र का है। तो साथियों, उसका उपयोगिता यह है कि हमें फसल के साथ में, कीट नियंत्रण के साथ में सब दूर से इसको ये उपयोग करना है। तो अभी हम फसल पद्धति में इसको एक दल द्विदल को कॉम्बिनेशन बनाना है। उदाहरण इसको बताता हूं। हमारे पास अगर सिर्फ चावल बना दिए और हमारे पास दाल नहीं है तो क्या हमें भाएगा? उसी पद्धति से, क्योंकि परिवार, ये संसार में परिवार पद्धति हमारी सिर्फ मानवता की और मानव की नहीं है, सभी के लिए यह लागू है। पक्षी, पंछी, कीट, कटपतंग, सभी के लिए ये इसलिए परिवार के रूप में रहते हैं। इसलिए एक दल द्विदल, क्योंकि देखिए, अगर भगवान ने 48,000 प्रकार की वनस्पतियां इस धरती पे बनाई है, उसमें से 12,000 अनाज वर्गीय है और 36,000 दलहन वर्गीय है। अगर ऐसा है तो दाल कम लगती है, अनाज ज्यादा लगता है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया साथियों? क्योंकि वो उसको मालूम है सिर्फ मानव इस धरती पे नहीं है, अन्य प्राणी, अन्य जीव जंतु है, उनका भी पोषण हो। इसलिए वो दलहन वर्गीय पोषण, प्रोटीन के लिए उनको उपयोग हो के कई बीज ऐसे उगते हैं, धरती पे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन जीवाणु को अन्न बनता है। इस तरह से जीव से जीवनम की प्रक्रिया चलती है। फसल पद्धति में बोने के समय एक विशेष और ध्यान रखना है कि जैसे कि समझ लो कि 75 दिन, 90 दिन, 120 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ नक्षत्र पद्धति से आयु हर फसल की बनी हुई है, हर नक्षत्र के रूप में उसको बदलते हैं। तो 15 दिन में आपने जनरली अगर थोड़ा सा अध्ययन किया तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 60 दिन, 75 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, इसी तरह से हमारे फसल की आयु रहती है। तो जो आयु कम वाली फसल है, जिसकी वजह हाइट कम है, कोई भी जो फसल रहती है, कोई भी पौधा रहता है, एक दूसरे से कभी भी स्पर्धा नहीं करता है। स्पर्धा कब होती है? अगर गांव में समझ लो उदाहरण के तौर पे 2 बड़े शक्तिशाली पहलवान है या शक्तिशाली 2 लोग हैं, तो वो लड़ाई कर सकते हैं। परंतु अगर एक छोटा है और एक बड़ा है, कभी हमने अभी लड़ाई कभी या कोई ऐसा देखा है कि पावर एक दूसरे को दिखाते समय? उसी तरह से फसल की भी ऐसी ही है। अगर हमने
ऊंची हाइट की 3, 4, 5 फीट की फसल लगाई है और उसके अगर नीचे हमने 2-3 फीट की फसल लगाई तो कभी भी उनकी स्पर्धा अनाज के लिए नहीं होती है। फसलों की स्पर्धा जो होती है सूर्य प्रकाश के लिए होती है। हर कोई अपने से ऊपर उठ के सूर्य प्रकाश लेने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की शक्ति से, क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए होती है, उसके लिए वो वृद्धि करता है और उसकी स्पर्धा होती है। अनाज की जड़ों के पास में कभी भी स्पर्धा नहीं होती है, ये विशेष ध्यान रखना है हमको। तो क्या होता है कि जो कम हाइट की फसलें हैं वो हम दलहन रूपी जो है वो नीचे लगाए, अनाज वर्गीय ऊपर चली जाती है, ये हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर हम अलग नहीं बो सकते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं में हम चना बोना होता है, उस टाइम सरसों होती है, धनिया होता है, मेथी होता है। तो अगर हम अलग से नहीं डाल पाए तो कम मात्रा में 100 किलो गेहूं लिया तो आप 1-2 किलो चना डाल दीजिए, 1-आध किलो मेथी डाल दीजिए, 1 किलो धनिया डाल दीजिए और एक 20-25 ग्राम या 50 ग्राम सरसों मिला दीजिए। साथियों, आप क्या होता है, आदमी कहता है कि ये हमने डाला तो गेहूं के फसल के साथ में पानी ज्यादा मिलता तो चना फसल नहीं आती। बाकी हम फसल के रूप में मत देखिए, हम जब खाद बीज यूरिया डालते हैं, खाद की खरीदी पे पैसा खर्चे, इससे अच्छा है कि ये अगर मेथी 1 किलो आपने ली तो कितने की आई, धनिया कितने का आया बीज, और चना कितने का आया। अगर हम तीनों को मिलाए तो मुश्किल से 250-300 रुपए या 500 रुपए के अंदर अंदर हमारा ये बीज का खर्चा होता है। बाकी कितने टनों से हम खाद बना के जमीन पे डालते हैं उसका अंदाजा नहीं, क्योंकि वो फसल उगती है, उसकी पत्ते फूल सब पूरे तरीके से खाद के रूप में लीजिए, उत्पादन तो आएगा, बाकी उसको आप अपने प्लस में मत जोड़िए, तो आपकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी रूप से होती है। सरसों, लोग सरसों से डरते हैं कि गेहूं के बीच में सरसों होगी तो, बाकी साथियों हर आपने देखा होगा सरसों का बीज साल भर अगर जमीन पे पड़ा है कभी नहीं उगेगा, बाकी उस ऋतु में ठंड के ऋतु में वो अपने आप में उग जाता है। तो प्रकृति ने उसको वो शक्ति दी है और वो उसी कारण पीले फूल के साथ में उस टाइम उपयोगी होता है। तो गेहूं के फसल पे, क्योंकि हम मध्य प्रदेश गेहूं का ज्यादा उत्पादन, इसलिए मैं गेहूं पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाली फसल आपकी उसी की रहेगी, क्योंकि हमको 4 महीने पहले तैयारी करके रखना है, सब बना के रखना है। तो क्या होता है, सरसों जब पड़ती है और फूल आते हैं तो पीला जो तांबीरा बोलते हैं हमको, पीला कलर का जो गेहूं के बीमारी आती है, वो बीमारी के लिए ये फूल के ऊपर फूल होने से कीट पतंग जो आके इस पौधे पे बैठ जाती है। तो हमें क्या करना है, किसी को मारना नहीं है, उसको कहना है कि भैया तू भोजन, तेरे को अतिथि आया, कोई भी आया तो उसको दूसरा कुछ ऐसा रास्ता रखना है कि वो उस पे बैठ जाए, हमारी मुख्य फसल बच जाए। तो क्या 50 ग्राम राई से अगर हम खर्चा कर सकते हैं तो दवाई छिटकने के लिए तैयारी क्यों करें, हजारों लाखों रुपए की दवाई हम क्यों खरीदे। इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे हमने किसानों का ध्यान रखना है और अपने आप को सुरक्षित करके उत्पादन बढ़ाना है और खर्चा घटाना है। साथियों, उत्पादन के मामले में आपको मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी भारतीय पद्धति कृषि अगर करेंगे, थोड़ा बहुत देसी बीज, और ऐसा नहीं है कि आपके हाइब्रिड बीज वापर लिया और ये पद्धति नहीं कर सकते, ये वहम दूर से हटा देना, क्योंकि मैंने खुद ने प्रयोग किया है और आप भी प्रयोग करना। 50 ग्राम सिर्फ धनिया ले लेना, बगीचे में डालना, अपने बाड़े में डाल लेना, वो करना क्या, बीज संस्करण कर लेना। आप गाय के गोबर गोमूत्र का जो बीज संस्कार बताया मैंने आपको, वो कर लेना थोड़ा सा, और उसमें डुबो के आप डाल देना, और कुछ उसमें से आधा बीज बिना संस्कार से डाल देना, तो आपको दिखेगा जिसमें हमने गाय गोबर गोमूत्र के बीजामृत से संस्कारित के जो डाला है और जिसमें बीजामृत छोड़ा है, घनजीवामृत डाला है, उस धनिये में भी खुशबू आएगी। साथियों, ये सर कार्य जो होता है धरती माँ का, प्रकृति का, और इसका अद्भुत चमत्कार है कि गाय का गोबर गोमूत्र जिसने उपयोग कर लिया उसके यहाँ केचुए अपने आप आएंगे, हमें केचुए खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मतलब लागत मूल्य पे बहुत हमें ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा मिश्रित फसल पद्धति। दूसरी पद्धति तीसरी अभी जो होता है वापसा होता है। बरसात में हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बारिश गिरती है, कभी नहीं होती है, परंतु ये भी ज्यादा दिन रुक जाती है, कभी क्या होता है। तो वापसा एक ऐसी पद्धति है कि जो जड़ों के पास में भाप के रूप में, क्योंकि हमारी जड़ी पानी कभी नहीं पीती है, हमारी जड़ें लेती है भाप। पानी के 3 प्रकार है, एक तरल पदार्थ, दूसरा बाष्प पदार्थ और तीसरा ठोस पदार्थ जिसको हम बर्फ कहते हैं। तो इन 3 प्रकार में से भाप जो होती है, आधा पानी और आधी हवा,
ये जड़ें लेती है। आपने देखा होगा हर किसान करता है, बड़ा पानी के बाद बोता है। आपने कभी कीचड़ में बोते हुए देखा है किसी को, या ज्यादा गीला है तो कभी बोया है? बोले नहीं, जरा फरका हो जाए, बराप आ जाए तब बोएंगे। इसका मतलब हमें साइंस मालूम नहीं, नाम क्या है मालूम नहीं है, बाकी निश्चित रूप से प्रक्रिया मालूम है। उसमें क्यों करते ये मालूम नहीं था, बाकी ये क्यों है, तो भाप ये हमारे जड़ों पे जब उष्णता का निर्माण करती है तो बीज अंकुरण अच्छा होता है, और इसलिए हम उस टाइम बोते हैं। साथियों, तो बीज बोते समय ये ध्यान रखना है, फिर जड़ों को साथ पानी देते समय, पौधों को पानी देते समय भी इसी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जड़ों के साथ में पानी की, तो हम जितना भी हो सके, जितनी संभव हो सके, हम उसको उपयोग में कर ले। और जब भी हम इस तरह से कोई प्रक्रिया करते हैं तो आपको, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ जरा बैटरी के लिए, हाँ जी, तो निश्चित रूप से हम जब ऐसे कोई काम करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पानी, जड़ ये दिमाग से हटा देना कि जड़ पानी पीती है। तो पानी देने की पद्धति आपको बता दिया, 6 इंच दूरी जड़ों के पास से दूरी पे दोगे तो जड़ बढ़ेगी, जड़ बढ़ेगी तो तना बड़ा हो जाएगा, तना बड़ा हो जाएगा तो स्टॉक बनेगा, और जितनी प्रक्रिया तना बड़ा होगा तो आपका टनेज बढ़ जाएगा। क्योंकि जड़ के पास तने के आकार में, अगर आजकल बीज बहुत ज्यादा बोते हैं, बीज बोने की पद्धति भी, बीज कम बोना चाहिए, लोग ज्यादा बोते हैं, जिसके घना बोने से सिर्फ और सिर्फ पौधा आगे प्रकाशित की तरफ भागता है और सिंगल आता है। परंतु वही अगर आपने बीज कम बोया तो उसके कल्ले निकलते हैं। ये सब प्रक्रिया गेहूं के टाइम में भी आपका एक सत्र चाहिए, तो मैं अलग से गेहूं विषय पे दे दूंगा पहले ही, ताकि आपको किसानों को अलग से इसको अच्छी तरह से कर पाए। दूसरी बात अब आती है हमारी, बीज बोने की पद्धति हो गई। अब आता है हमारा कीट नियंत्रण। साथियों, अगर अमावस्या के, मैंने आपको जैसे बताया था अधूरा ये, कि अमावस्या के एक दिन पहले और पूनम के एक दिन पहले हम जो बीज बना कीट नियंत्रक बना रहे, कीट मरता नहीं उससे, सिर्फ प्रजनन उसका रोकते हैं। एक दिन प्रजनन होता है अंडे में, अगर हम इनको प्रजनन काल में रोक दिया तो लाखों लाखों जीव जो कीट आते हैं वो अंडे से बाहर ही नहीं आते। इस तरह से उनको हम नियंत्रित करना है। तो अमावस्या के एक दिन पहले अगर आपने स्प्रे चालू कर दिया और पूनम के एक दिन चालू कर दिया तो कीट नियंत्रण में आपको 50% ऐसा ही कीट नियंत्रण हो जाएगा। आपको कोई किसी को मारना नहीं, कोई महंगाई दवाई डालना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम प्रजनन से उनको रोकना है, क्योंकि उनका, इसलिए हमारे लोग अमावस्या के दिन आपको कहते थे कि अमावस्या में बाहर खेतों में मत जाओ। तो हमारे उस टाइम ये मान्यता थी कि हर किसी को अपना अपना अधिकार है। उस टाइम बहुत सारे इतनी दवाइयाँ या ऐसा कोई उपयोग नहीं होता था, इसलिए उन जीवाणुओं को, उन जीवों को जीने के लिए हम अमावस्या और पूनम को किसी भी प्रकार का खेती का कार्य, कोई भी कार्य है, हम रोकते थे। तो साथियों, इसके पीछे साइंस था। कोई हमारे साधु संतों ने, पूर्वजों ने, कोई विज्ञानी ऋषि मुनियों ने कोई ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर मारा और डाल दिया। जैसे हमारी दादी है, कोई भी अपन गुलाब की डाली लगाते थे तो वो कहती थी कि एक छोटा सा इतना गोबर का पोटा वो डाली के ऊपर डाल लगा दे। क्या उसको साइंस नहीं मालूम था? बाकी उसको ये जरूर मालूम था कि मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी माँ, मेरा ये, वो वैसे करते थे। तो उसके पीछे का कारण ये था कि जब तक जड़ें नहीं निकलती तो उस डाली को ऊपर से जीवाणु वो छाल में नहीं अंदर घुसे, और वो जो उसका गोबर का रस है उससे वो डाली हरी रहती थी, और जड़ें निकलने के बाद पोषण तत्व नीचे से लेती थी। तो ये छोटी छोटी बातें साइंस के रूप में थी, परंतु उसका हमें अलग पद्धति से कोई समझाता नहीं था, इसलिए हम उनका सुन के करते थे। बाकी आजकल हम बुजुर्गों का सुनते कहाँ है? जब हमारा से उम्र वर्ष से ज्यादा है उनका सुनते कहाँ है? हमको अब आज ना तो सुनने का टाइम है ना समझने का टाइम है, इसलिए हम आज नुकसान में है। साथियों, समझदारी से कार्य करना है, कोई भी इसमें जल्दी नहीं, कोई किसी को ये नहीं है। आपको कोई आवश्यकता नहीं कि 10 एकड़ में करना है, 20 एकड़ में करना है, 50 एकड़ में करना है। आप 10 बाय 10 का प्लॉट लेके उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। वो पौधों का अगर अच्छा होता है तो बोलने की जरूरत पड़ेगी कि हमें खर्चा बचने के बाद दूसरा ज्यादा मत करो। जितना ज्यादा करोगे, आपको पहली बार प्रैक्टिस नहीं होने से आपका नुकसान होगा। कई किसानों का यही हुआ, उन्होंने 10-10, 20-20 एकड़ के एकदम स्टार्ट कर दिया और बाद में कह दे कि नुकसान होता है। तो यही कारण रहा कि वो ज्यादा करने लग गए।
तो हमें करना है, आप 10 एकड़ 20 एकड़ है तो 1 एकड़ लीजिए, सभी प्रकार के फसलें लीजिए, और कोई भी फसल हो, गन्ने से लेके बगीचे से लेके कोई भी फसल हो, कोई भी फसल में, सभी फसलों में इसका उपयोग होता है। डरने की एक तिल मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है कि नहीं होता है, कोई भी ये है मिश्रित पद्धति है, क्योंकि होता क्या है, जनरली हम नुकसान में क्यों आते हैं। आप मेरे यहाँ उदाहरण के तौर पे आए, मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ आके देखा क्या, ओहो बगीचा है, बहुत फल लगे, ये हो गया वो हो गया, क्या आपके यहाँ फल लगा है? आप तो पौधा लगाने वाले हो, तो आपको पौधे की जानकारी लेना चाहिए। हम जनरली जाते हैं उनके यहाँ बगीचे देखते हैं, देख के खुश होके आ जाते हैं कि ऐसा करा, इतने देखो इतने फल लग गया, इतना हो गया, और कुछ गलतियां हमारे से होती। तो निश्चित रूप से हमें पहले ऐसी जगह देखना है कि हम नर्सरी में क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें नर्सरी की आवश्यकता है, क्योंकि आज इंटरनेट पे इतना हो गया, आप जरा सा इंटरनेट ढूंढ लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हमारी मानवता की मानव की ये है कि वो फट 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 आगे देखना चाहता है, और ऐसे में पीछे गलती हो जाती है और बड़ा नुकसान होता है। साथियों, हमें नर्सरी की क्लास है, अब जरूरी है तो हमें जड़ों से, जमीन से ऊपर उठना है, हमें ऊपर से नीचे नहीं आना है। हमारी गलती यही हो रही है कि हम बड़ा मालूम पड़ गया, हाँ ये बनाना वो बनाना, केचुआ लाना, ये करना वो करना, ले आए डाल दिया। क्या केचुआ डालने से आपका काम कम हो गया? केचुआ लाए, उसको संभालने के लिए आपने रखा, क्योंकि ये जो हम केचुआ खाद बनाते हैं उसमें किसान का समय भी ज्यादा होता है। बनाने की जरूरत क्या है? जब हम जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं, गोबर गाय का गोबर पोटा पड़ते से वहां केचुआ अपने आप आता है। क्या हमने उसको बुलाया? क्या हमने पैसा खर्च करा? क्या उसको हमने पानी दिया, गीला करा, सूखा करा? कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हमारे खेत में जड़ों के पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से आनंदित रहेगा। तो साथियों, इन छोटी छोटी चीजों पे हमको ध्यान रखना है और इसी तरह से हमको करना है। आगे इस प्रक्रिया में आगे जाते हैं हम। कीट नियंत्रण हो गया, फसल सुरक्षा हो गई। अब एक 10-15 मिनट में इस विषय पे किसी को कुछ अगर मालूम हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर अगर कोई ज्यादा जरूरत हो तो कल बता दूंगा। कोई किसी का सवाल? जी जी ओम, बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन आदरणीय आपके हमारे चीफ गेस्ट महोदय। मैं चाहूंगा कि सवाल हैं, जी निश्चित किसानों के सवाल हैं और सवाल आएंगे। और सवाल आने के पहले मैं आदरणीय पतंजलि उपपीठ से हमारे ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हैं, और वो प्रतिदिन 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जुड़ते हैं। और हमारे वैज्ञानिक गण भी जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करेंगे। मैं पहले आदरणीय पवन कुमार जी को सुन लेता हूँ, वो आए और हम सबको इस युवहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें और हमारे चीफ गेस्ट महोदय संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी ओम, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर आज का जो सत्र है, बहुत ही सुंदर। मुख्य अतिथि द्वारा बहुत व्यवहारिक बातें बताई गई हैं, और जो हमारी जीवन शैली थी पूर्व में, जो हम कार्य प्रकृति आधारित कार्य करते थे, उसी को पुनः पुनर्जीवित करने का समय आ रहा है, चल रहा है, और ये आगे और बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से इस सत्र में हम बहुत सारी चर्चाएं करते रहे हैं पूर्व में भी, और रोज कुछ न कुछ नई चीजें हमारे मुख्य अतिथि प्रसाद रूप में इस मंच को दे पाते हैं, दे देते हैं। उसमें से जो चीजें हम ग्रहण कर सकते हैं, जो भी हमारे साथी ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता है। लेकिन निश्चित है कि हम प्रकृति के आधार पर, जिस प्रकार से प्रकृति चल रही है और जिस प्रकार से उसका एक ताना बाना बना हुआ है, उस ताने बाने को समझते हुए हम कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा। केवल मुझे ये कहना है कि आज के परिस्थिति में, क्योंकि प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन हो गया है और हम रोज कुछ न कुछ नए तरीके से दोहन करने के तरीके भी हो जा रहे हैं, और पृथ्वी की जो धारण क्षमता है उसका भी हमने ज्यादा उपयोग कर लिया है। तो इसमें जिसको अब लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया। अब जो पहले हम प्रिडिक्ट कर पाते थे वैसा प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा है। हम प्रकृति भी उस तरह से व्यवहार नहीं कर रही है कि एक जैसे पहले एक सब कुछ तय तरीके से होता था।
तो इन बदली हुई परिस्थितियों में हम अपने आप को किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से उसका सामना करने के लिए, और किस प्रकार से इस ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी ज्ञान ये नया तरीके से इस नई परिस्थिति के आधार पर विकसित करना होगा या हमें बनाना होगा, तो उसके लिए हम हमें क्या करें, इस बारे में भी आपके जो विचार हैं वो हमें मिलेंगे तो उसको बहुत सभी लाभान्वित होंगे, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार हमें परिवर्तन जो करना है उसके उसमें जरा ध्यान देने की जरूरत जी। है। तो इसी एक यही प्रश्न। मेरा प्रश्न भी है, और इसी के साथ में, और आज का हमारा योग सत्र भी बहुत सुंदर रहा, इसके लिए भी मुन्नीलाल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, सभी को पुनः अ, धन्यवाद। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज आज भारत सरकार की एक मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और उस मीटिंग में हमारे जो 2 किसान हैं जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको बुलाया गया है, उनसे विचार मांगे गए हैं, और उन्हीं को आज शायद डॉक्टर ऋषि वर्मा भी जाएंगे उनको लेकर के, नहीं तो वो अकेले ही जाएंगे। तो उसमें भी उनसे भी विचार करते हुए, ये समझते हुए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आने वाले समय पर जैसे भी होगी तो उनकी भी बात सुनने का प्रयास करेंगे। इतना कह करके मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी। पवन जी, बहुत बहुत आप अनुभवी है, साइंटिस्ट भी है, जो क्योंकि प्रारूप में जो आपने बताया, तो हम छोटी चीज़ों पे जो ध्यान देना है उसका मैं आपको, क्योंकि हमारी जो पंचतारांकित व्यवस्था है उसको हमको समझना जरूरत है। मैं आपको थोड़ा प्रयास करता हूँ कि जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, मेरी डायरी में, 1 मिनट में बताता हूँ, सामने से अगर देख पाए तो थोड़ा सा, ये देखिए, ये डायग्राम पौधों का बना हुआ है, आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो इसमें क्या है। एक मिनट, कैमरों के सामने इसको लाने के लिए प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे, हाँ, ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये बड़ा पेड़ हमारी प्रकृति जी की पंचतारा की व्यवस्था है ना। क्या होता है कि आज के जलवायु परिवर्तन से उष्मा भयंकर बढ़ गई है, और फसलों पे उसका असर होता है, क्योंकि हर पौधे को भगवान ने अलग अलग उष्मा ऊर्जा सहन करने की क्षमता दी है। 12,000 से लेके 3,500 तक सौर ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग पौधों की होती है। तो जो बड़े वृक्ष होते हैं, जिसको हम बड़े पौधे कहते हैं, वो 12 से 15 फीट के, 20 फीट के होते हैं। उनको 12,000 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा वो ग्रहण कर सकता है, कड़क धूप वो सहन कर सकता है। उससे नीचे का 8 से 10 फीट का या 5 से ऊपर पौधा, 5 फीट से ऊपर का पौधा, वो 7,500 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। उसके नीचे का पौधा वो 5,000 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। और नीचे जो हमारा पौधा रहता है, मिर्ची, बैंगन, इस तरह से जो छोटे पौधे होते हैं, वो हमारा 3,500 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा ग्रहण करता है। और नीचे जो जमीन में रहते हैं उनको सिर्फ धूप छांव की आवश्यकता होती है। इस तरह यह प्रक्रिया बन चुकी है। परंतु हमारे क्या हुआ है कि जब हम फसल लगाते हैं तो पूरी तरह से डोरे चला के, ये करके, कीचड़ा मार के सब खत्म करते हैं। तो ऐसे टाइम में हमारे पौधे उस ऊर्जा, उष्मा को सहन नहीं कर पाते हैं, और उनकी जब उष्मा ज्यादा होती है तो हमारे पर्ण छिद्र बंद हो जाते हैं और अन्न बनाने की प्रक्रिया बंद होती है। ऐसे टाइम में हमको उत्पादन, टनेज नहीं मिल पाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि ऐसे बीच में धूप छांव वाले पौधे, सहजन है, जिनके छोटे पत्ते होते, नाइट्रोजन तो देगा ही देगा, वो फलियां देगा ही देगा, साथ में हमें इन पौधों को धूप छाव देगा। तो 5 प्रकार के जो फसल ये पद्धति है, तो इस विषय पे थोड़ा सा, अगर सर ने बहुत अच्छा विषय पे ये करा है, तो मैं कल अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं पूर्ण रूप से आपको एक एक विस्तार से उस विषय पे बता दूंगा, क्योंकि अब समय 5 मिनट का बचा है, पूरा विषय नहीं हो पाएगा। तो आपने जो ध्यान दिलवाया है उस विषय पे कल अपन इस विस्तार से इस पे अपन बात कर लेंगे। और किसानों को क्यों करना है, कैसे करना, कौन से पौधे के साथ में कौन सा पौधा लगाना, ये भी महत्वपूर्ण है। अब कई लोग मिर्ची लगाते हैं तो मिर्ची धूप में हमारे निमाड़ में बहुत अच्छी आती है, तो धूप में मिर्ची आती है, ये वहम हो गया। अगर धूप के मिर्ची के साथ में हल्दी लगाते तो हल्दी भी अच्छी आती है, मिर्ची भी अच्छी आती है। उसके बीच में 5-5 फीट के सहजन लगाना चाहिए, क्योंकि मिर्ची धूप का पौधा नहीं है,
परंतु आता है इसका मतलब नहीं। गन्ने को पानी ज्यादा चलता है तो पानी देना मतलब गन्ने को पानी ही चलता है इसलिए मोटर चालू करके छोड़ दो, ऐसा नहीं है। पानी ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता उसमें है, वो जड़ सड़ती नहीं है जल्दी, इसलिए चल जाता है। इसका मतलब ही नहीं। पानी 90% हम पानी की बचत करते हैं कि भाई साथियों, पानी आने वाले समय में विकराल एक समस्या बनने वाला है। तो हमको उसको आज से ही हमारे पौधों को, हमारी जमीन को ऐसी आदत लगाए जो कि हम दोहन धरती का कम से कम कर पाए। जी आगे। जी, बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता जी। और जब आपने हमारे प्राकृतिक जैविक खेती कैसे करें, पौधों का संधारण कैसे करें, बीज उपचार कैसे करें, कीट नियंत्रण कैसे करें, इन तमाम विधियों पर, और एक गाय से 30 एकड़ खेती हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका से जो किसान कर सकता है वो विधि आपने बताई। हमारे किसान भाइयों के सवाल हैं। मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने परिचय के साथ आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय मारुति जी से रूबरू हों। जी ओम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद्र मेहरा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपने जो घनामृत की बात की कि ये घनामृत जो हम उसको बना कर रख सकते हैं और बाद में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि इसका उपयोग आप 72 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। तो ये जो 72 घंटे के बाद हम करेंगे, जैसे अभी जो सीजन चल रहा है कि मान लो मुझे इसमें धान में उसका उपयोग करना है, तो हम कितने 72 घंटे मतलब 72 घंटे या उसको कितने दिन में घनामृत बना करके हम उसमें डाल सकते हैं? जीवामृत तो अलग, घनामृत की बात कर रहा हूं मैं। जी 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 आपका सवाल था घन जीवामृत के लिए। तो वो जो बनाना है, अगर हम अब ताजा गोबर का बनाते हैं तो उसको बना के तुरंत 24 घंटे तक ठंडा होने के बाद हम पानी के साथ, क्योंकि चावल में अगर यूज करना है तो आप जीवामृत ज्यादा यूज करिए, क्योंकि जी जी अभी घन जीवामृत बना के रोकने के खाद आपको पानी में डालने के बाद तरलता से वो बह जाएगा। तो जीवामृत ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। अगर 200 लीटर का बोला है तो आप 600 लीटर डाल दीजिए, ताकि जी क्योंकि जैसे पानी में मिलते से वो घुल जाता है। तो आप ताजा गोबर लेके, हम 10 किलो बोल रहे हैं तो आप 10 किलो गोबर लिया, आज 1 ड्रम डाल दिया, फिर 2 दिन बाद 1 ड्रम डाल दिया, इस तरह से। और उसको जरूर नहीं कि अंदर जाके खेत में डाल दो, मेड़ मेड़ से आप ड्रम से बाल्टी से ढल 5-5 लीटर का कैन अगर डाल के पानी में घोल दिया तो अपने आप में जड़ों के पास में इसमें चले जाता है। हाँ, अगर कोई सूखा हुआ है थोड़ा सा ये है तो घन जीवामृत तो आप फसल के पहले, क्योंकि हम कीचड़ जब बनाते हैं, फसल अगर चावल रोपाई पद्धति से लगाते हैं हम, निकाल के उखाड़ के नर्सरी से लाके लगाते हैं, तो जी बीजामृत में पहले जड़े जो डोबो के हम लगाएंगे, और उसके बाद जब क्योंकि अब शायद किसी प्रकार कई जगह लग गया होगा, कई जगह लग रहा होगा, तो जब हमने आखिरी जो कीचड़ बनाते हैं हम जिसको रोपे लगाने के लिए, तो उसके पहले आप उसको घन जीवामृत को उसके अंदर डाल दीजिए। जी 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 सर, जैसे अब जैसे हमने बलहर लगाई शेमफली, तो इसमें जी जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं? 100% करते हैं कि आप स्प्रे में भी कर सकते हैं, और गोड़ जो हका बीज जहां बोया है उससे 4 इंच दूरी पे आप एक मुट्ठी में 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम आप जी डाल के देख लेना। आप देखोगे जिसमें डाला है वो पौधा और पड़ोस का पौधा, देखो साइंटिस्ट आपको खुद को ही बनना है, क्योंकि जी आपकी नजर ही बताएगी कि मेरा पौधा क्या मांग रहा है, मेरा पौधे को क्या आवश्यकता है। उसने अगर धूप है और वो थोड़ा सा मुरझाया है तो मतलब पानी मांग रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है। आज के तारीख में क्या हुआ है, हम किसानी नौकरों के भरोसे कर रहे हैं, मतलब काम करे आज की तरह। पूजा भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। पंडित जी को कहते हैं पंडित जी ये दक्षिणा लो, आप पूजा कर लीजिए, मंत्र बोलिए, मेरे पूर्वजों को मिल जाएगा। ऐसे कैसे संभव है? संभव नहीं है ये चीजें। तो यही यही जो हम एक प्रैक्टिकली बात करते हैं, हमें खुद को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए थोड़ा सा, जी तो निश्चित रूप से प्रकृति हमको सिखा देगी। जी 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 ओम। हरिओम। जी धन्यवाद। आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी ने सवाल किया, आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने जवाब दिया, अन्य किसान भाइयों ने भी सुन लिया। अब आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आप अपना परिचय के साथ सवाल करें। अनम्यूट कर लें आदरणीय बिश्नोई जी। अनूप बिश्नोई जी, आपने हैंड रेज किया है, आप सवाल कर सकते हैं हमारे चीफ गेस्ट महोदय से।
चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही है उनकी। अन्य कोई किसान भाई अगर सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित थे। जी ओम। जी, आदरणीय रूप सिंह जी, अपना परिचय के साथ सवाल करें। जी ओम, सभी को प्रणाम मेरा। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, जिला नर्मदापुरम से किसान हूँ और विगत 10-12 वर्षों से जैविक खेती के प्रयोग में लगा हूँ। और आज जो महोदय जी ने जो उनकी जो विधियाँ बताई हैं, ये लगभग ये सारी विधियाँ हम प्राकृतिक तौर पे अपनाते हैं। और ये विधियाँ बहुत सरल है और प्रकृति से मिली हुई ये विधियाँ हैं सब पूरी। और किसान इसी तर्ज पे चले तो हमारी बेहतर खेती का भविष्य है इसी में। और हम कम लागत और में अधिक उत्पादन लेने का जो बताया है उनने बढ़िया, तो इसी को हम अपनाएं। और हमारे खेती और हमारी प्रकृति को संरक्षण इसी विधि से हम गाय आधारित खेती करके ही कर सकते हैं और हमारे जीवन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। जी ओम, सभी को प्रणाम। जी, आदरणीय रूप सिंह रोहिणा जी लगभग 10-15 साल से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो चीफ गेस्ट महोदय ने बताया वो सत्य है और हम ऐसा कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। उत्पादन खूब होता है, जैसा आदरणीय मालती जी ने बताया कि उत्पादन कम नहीं होता है। वाकई में उत्पादन कम नहीं होता है। जो जो बीच वाले जो लोग हैं, जो भ्रम भ्रम फैला रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हमें किसान भाइयों को सावधान रहना है। आदरणीय बने सिंह आर जी अपने परिचय के साथ अपना संवाद करें। जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि से मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से हूँ। मेरा निवेदन आपसे ये है कि जैसे रासायनिक का जो एक बायोडाटा है कि 1 बीघे में 1 DAP खाद की बोरी जो किसान डालते हैं और 1 यूरिया की डालते हैं, तो उनसे उनका उत्पादन कम नहीं होता है। ऐसा ही जैविक में जैसे जीवामृत डालते हैं अपन या केचुआ खाद डालते हैं अपन या कोई भी और जैविक का जो प्रोडक्ट अपन खेती में यूज़ करते हैं, तो उनका एक मापदंड के अनुसार कोई ऐसा डाटा बनाया है आप लोगों ने, जैसे कि इतना डालने से अपन जैविक अपनी सब्जियां इतना उत्पादन हो जाएगा, और जैसे गेहूं की फसल में इतना जीवामृत या जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से अपना उत्पादन ना गिरेगा और ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। ऐसा कोई आपने यदि चार्ट बनाया हो, फसल पोषण प्रबंधन चक्र, अगर ऐसा कोई एक चार्ट बनाते ना अपन, ऐसा कोई अगर तैयार किया हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें जी आप। देखिए, अब हम जो आज यहाँ बैठे हैं तो हमारे एक साथी 15 साल से 10 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी हैं कल से काम चालू करेंगे। अब दोनों की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया एक है, परंतु एक की प्रक्रिया है कि कल से जो 40 साल जहर डाला है उसको खत्म करने की प्रक्रिया चालू होगी, और एक की ऑलरेडी वो सब जहर खत्म हो चुका है, सिर्फ उत्पादन पे बात कर रहा है। तो ऐसे टाइम में हमने जो प्रमाण बनाया है, 1 एकड़ के लिए 200 किलो जीवामृत, घना जीवामृत 1 एकड़ के लिए बुआई के पहले 200 किलो, और पौधे लगा रहे हैं हम नर्सरी से लाके मिर्ची बैंगन टमाटर जो भी पौधे लगा रहे हैं, तो उसके साथ में पानी के मतलब 20 दिन, बुआई के 20 दिन बाद जीवामृत चालू करना है, क्योंकि जब तक जड़ें अपने अपने आप को स्थिर कर लेती है, इसलिए कोई भी पौधा लगाया है तो 20 दिन बाद उसको 1-1 कप आप देना स्टार्ट कर दीजिए। तो एकड़ के लिए 200 लीटर है, परंतु पौधा कितनी दूरी पे लगाया है, पौधा अगर लगाया तो हम पौधे के त्रास में जैसे कि ड्रिंचिंग कर देते हैं, तो उसके लिए हम पंप में जीवामृत भर लिया और पौधे के पास में गोल राउंड में नोजल निकाल के थोड़ा सा छोड़ दिया, 1 कप के अंदाज में 200 ml 150 ml ऐसा हम कर सकते हैं। बड़े पौधा है तो 5-1 लीटर उसके पास में 12 बजे की छाव जहां गिरती है वो राउंड में हमने डाल दिया, तो हमारा ऐसा उपयोग उसका हो सकता है। मतलब आपको यह है कि 40 साल का जहर खत्म करना है तो 200 लीटर की जगह आप 400 डालो, ताकि क्या होगा, जहर जो इतने सालों का पड़ा हुआ है वो जहर जल्दी कटेगा, क्योंकि गोमूत्र हमारा जहर काटता है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा जल्दी जहर जमीन हमारी तैयार हो गई। साथियों, 3 साल हमारे जमीन का जहर खत्म होने में लगता है, उत्पादन में नहीं लगता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, जहर खत्म होने के लिए 3 साल लगते हैं, क्योंकि हमारी जमीन पूर्ण रूप से जहर मुक्त हो जाए इसलिए 3 साल लगते हैं।
तो ये जो 3 साल का जो है ना, ये प्रक्रिया है कि 3 साल में जहर हमारा खत्म हो जाए। हाँ, जो पुराने कर रहे, हो सकता है अभी भाई साहब ने जैसे बताया, तो हो सकता है 3 साल बाद तो हमारी जमीन में इतना पीएच वैल्यू बढ़ जाता है कि हमें बाद में ह्यूमस बनता है। क्योंकि आच्छादन एक विषय कल आज का रह गया है, वो कल के सत्र में आच्छादन भी आपको बता दूंगा। तो क्या है कि ये विषय बहुत गहरा है और निश्चित रूप से बहुत सहज है। तो 200 एकड़ 200 किलो का प्रमाण 1 एकड़ के लिए। जी जी, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा निवेदन यह था कि जैसे अपना जेर भी खत्म हो गया, मान लो 3 वर्ष अपन को हो गए हैं, 3 वर्ष के बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे 100 दिन वाली फसल लगाते हैं, 130 दिन 140 दिन वाली जो अपन फसल लगाते हैं, उनमें एक पूरा बायोडाटा इतना प्रामाणिकता में इतना हम इतना देंगे तो अपना उत्पादन कम क्या नहीं है होगा, ऐसा मेरा सुझाव था और भाई, निवेदन भी था। ऐसा क्या था भाई साहब, देखिए अब गेहूं की फसल है, एक बार बो दी, उसके बाद सिर्फ पानी देना है। तो क्या घंटों हम बीच में अब डाल सकते हैं? नहीं हो पाता है, क्योंकि आप म्यूट कर लें, म्यूट करके सुने। जी, तो क्या होता है कि जब भी हम उड़ाते हैं, क्योंकि गोबर को हमको भुरभुरे रूप में डालना है। अगर उसको हमने घने रूप में गट्ठे के रूप में डाला तो उसमें जीवाणु पैदा होने की, जैसे कि गोबर का गट्ठा अगर जमीन में पड़ा है तो उसमें कीट या हार्मफुल जीवाणु पैदा हो जाएंगे। परंतु अगर भुरभुरा है तो वो नहीं होता है। तो ऐसे टाइम में क्या, खुले में अगर ऊपर से हम डालते हैं तो बह जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि पौधा अगर लगाया है तो पौधे के पास में 50 ग्राम 25 ग्राम, हर पौधों के आयु से 25 ग्राम से स्टार्ट हो गए। जैसे अभी आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे, आपने जैसे पूछा है, हमने मिर्ची का पौधा लगाया, मिर्ची के पौधे के पहले 20 दिन का पौधा है, हमने पहले जीवामृत डाल दिया। फिर महीना हमारा एक महीने का 30 दिन का पौधा हो गया, या 30 दिन से लेकर 45 दिन का हो गया। तो उसके पास में 20 ग्राम 25 ग्राम के रूप में 2 पौधों के बीच में डाली है, या जड़ों से 6 इंच की दूरी पे एक 20-25 ग्राम 50 ग्राम वो गोबर घन जीवामृत डाल दीजिए। आपके जड़ों को वो महीना 1.5 महीना चल जाएगा। उसके बाद पौधा और वृद्धि हो जाएगी तो उसकी गोलाई जो है 12 बजे की छाव बाहर हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा बाहर डालना है। इसी प्रक्रिया को हमको कंटिन्यू रखना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और हमारे सदन में और उपस्थित किसान भाई, हमारे वैज्ञानिक गण अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो सदन में हैंड रेज कर सकते हैं, या अपनी बात अनम्यूट करके रख सकते हैं। सदन खुला हुआ है। हमारे चीफ गेस्ट महोदय आपको मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर है, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं आगे की कार्यवाही, आदरणीय अनूप जी ने हैंड रेज किया था, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आज अपना सवाल कर सकते हैं। अनूप बिश्नोई जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो। भगवान दास कुशवाहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप तक पहुंच रही है आवाज? जी आदरणीय जी। जी, आवाज पहुंच रही है। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने आज जो जिन विषय पर बताया है आपने सुना। आपका कोई सवाल हो, कोई उसमें सुझाव हो, कुछ जोड़ना हो तो आप संवाद करने का कष्ट करें, फिर हम समापन करेंगे। जी, सभी महानुभावों को सादर नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि ने बहुत ही अच्छी तरह से जैविक प्राकृतिक खेती पर अपना उद्बोधन दिया है। समय हो चुका है और फिर जैसा कि उन्होंने बोला भी है कि अगले दिन जब भी आप लोग बोलेंगे वो तैयार हैं, और आगे भी कुछ अभी और प्रक्रियाएं हैं जो उनको बताना है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम संपन्न किया है और आगे भी इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। और जो लोग भी हैं वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस काम को आगे बढ़ाते रहें। निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिनाई तो शुरुआत में किसी भी काम में लगता है, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप चलना शुरू कर दें तो फिर अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। तो इसलिए बस इतना ही मैं कहूँगा आज, कि अपनी वाणी को विराम दूंगा और इसी तरह से आप सब लोग इसमें लगे रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज ये थे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, हमारे जो है मार्गदर्शक हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च
इंस्टीट्यूट हरिद्वार के, और झारखंड और उत्तर प्रदेश में आप किसानों का मार्गदर्शन करते हैं। जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी, अपना सवाल कर सकते हैं। जी आदरणीय, मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। और आज की बहुत अच्छी चर्चा रही, और मैं तो अभी काम पे हूँ, खेत में रोपा लग रहा, तो खेत में खड़ा हूँ और मैं सुनता रहा। कहीं कहीं कट हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा, और जो कल हमारे अतिथि जी और आगे बताने वाले, तो वो भी कल उनकी चर्चा होना चाहिए, जिससे हम लोगों का ज्ञान वर्धन हो। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जैविक खेती करते रहें, जिससे हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम समृद्ध होंगे, और समृद्ध होंगे तो हम फिर विश्व गुरु बनने में पीछे नहीं रहेंगे। सभी को ओम वंदन अभिनंदन। जी, धन्यवाद। देखिए, ये है किसानी। आप धान के खेत में रोपा लगा रहे हैं, लेकिन आप कुछ सुन रहे हैं। ये है किसान की चाहत और किसान का। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी खेत में खड़े हैं और रोपा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे एक बार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उन्होंने चीफ गेस्ट महोदय को सुना कि हम कल भी सुनेंगे, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि कल हम निरंतर और सुनेंगे, और अपना काम कर रहे हैं। किसान काम करता रहे और किसान की बात किसानी सुनता रहे, और खेत में ही खड़ा है। ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए आपको बहुत बहुत शादवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। ये हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं और जबलपुर से हैं। लगभग 20 साल से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं, खुद मार्केट करते हैं, खुद अपना खेती करते हैं। बहुत सुंदर। और आदरणीय मेनपाल जी हिसार से हैं, हरियाणा से। आप अपना सवाल कर सकते हैं। आदरणीय मेनपाल जी, मैं आमंत्रित करता हूँ, इसके बाद हम समापन करेंगे। सदन को मेनपाल जी, प्रणाम। आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित। जी, पहुंच रही है जी, पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो, सदन को थोड़ा मेरी सा हिल आवाज जाए, पहुंच रही आ है? रही है आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। तो ओम, सदन को प्रणाम। जो आज की जो चर्चा चल रही है, हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत ही जैविक पे चर्चा की है। कैसे बनाना है जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, और कितना मात्रा में डालना है, बहुत ही अच्छी चर्चा से रही। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इनको, कोटि कोटि नमन। और लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसका लाइफ टाइम रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आने वाली जनरेशन है, खाने वाले को है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरा थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इस कारण ज्यादा नहीं सुन पाया। और कल बारिश चल रही है, तो इस कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सदन को, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। मैं 2014 से अपने प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। और बात आई जो कई किसान जो खरपतवार पे मुद्दा उठाते, खरपतवार को कैसे खत्म किया जाए। मैं कहता हूँ खरपतवार तो हमारा बहुत ही सहयोगी है और हमारा मित्र है एक प्रकार से, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार वो खाद बनाता है, केंचुआ को भोजन देता है। लेकिन हमें खरपतवार को नष्ट नहीं करना है, हमने उसको बचा के रखना है, तभी हमारी प्राकृतिक खेती संभव है। खरपतवार के बगैर हमारी खेती कभी भी नहीं हो सकती। मैं बार बार किसानों को कहता हूँ। ज्यादा टाइम न लेते हुए धन्यवाद, और कल मुख्य अतिथि को फिर सुनेंगे। धन्यवाद। अब समय लगभग हो रहा है, और देखिए, मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों के किसान जुड़े हुए हैं, जो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। चाहे वो पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, विभिन्न किन किन राज्यों के नाम लें, ऐसी जगह से किसान जुड़े हुए हैं जो लगभग 10-10, 15-15 साल से जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और हमारे पतंजलि और योगपीठ से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, वो किसानों से रोज संवाद करते हैं। और विभिन्न जो आपको जिस प्रकार से आज चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है कि आपका अनुभव हमारे किसान लें, कुछ वो कर रहे हैं और अगर कहीं गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपके द्वारा मार्गदर्शन मिल जाएगा, उसमें सुधार कर लेंगे।
इस प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार करते हैं। रोज हम योग क्लास भी हमारे बदल बदल के योग शिक्षक लेते हैं, उनका भी हम अनुभव देखते हैं, क्योंकि योग और आहार दोनों जीवन के बहुत उपयोगी है, क्योंकि योग और आहार दोनों जरूरी है जीवन में। इसलिए आज योग आहार कार्यक्रम ये इसका नाम है। प्रणाली मराठे जी ने हैंड रेज किया है, और मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद, 8:15 के बाद आप लोग हैंड रेज करते हैं। 8 बजे के पहले हम आप लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि आप करिए और सवाल पूछिए। जी बहन प्रणाली जी, आपका स्वागत है। ओम ज्यादा नहीं, आज के चीफ गेस्ट ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। तो आज आपने जो जो विधि बताई है, जीवामृत, घनामृत, 4-5 चीजें बहुत अच्छी बताई है। उसका लिखित मिले तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी तरह जो आपने कहा है उसी तरह कर सकेंगे। तो मिल सके लिखित तो बहुत अच्छा होगा। आज नहीं तो कल कभी हमें ग्रुप पर। ओम ओम धन्यवाद। जो अभी आपने करा है उसका क्या है, ये जी पद्धति श्रीमान सुभाष पालेकर जी ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। वैयक्तिक उनका उसके ऊपर लेखन है। तो आप अगर चाहे तो उनसे उनकी किताबें बुला सकते, ज़्यादा अध्ययन करना हो, और सिंपल अगर चाहिए तो लिटरेचर अगर हो तो मेरे पास का जो भी लिटरेचर होगा मैं आपको आदरणीय ठाकुर साहब को भेज दूंगा, वो पूरे ग्रुप को आपको वो भेज देंगे, ताकि लिखित वाला जो आप चाहते हैं प्रमाण इसका तब कितना आपका क्या नंबर बनाना। जो है हम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, और आप ग्रुप में आपकी पोस्ट, आपकी विधि बनाने की ये सब आप ग्रुप में डाल दीजिए। और मैं यहाँ जहाँ आपको भामपुरा तहसील सनावद महेश्वर जो बोला है, ओमकारेश्वर महेश्वर, मतलब मेरे यहाँ से दोनों ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 25-30 किलोमीटर पे है, और महाकालेश्वर इंदौर से हमारा 50 किलोमीटर पे है। तो मैं ऐसी जगह हूँ कि जहाँ दोनों ज्योतिर्लिंग है, माँ नर्मदा किनारा है, और यहाँ ये प्रशिक्षण सेंटर ही कर रहा हूँ बायो रिसर्च सेंटर के रूप में, ताकि प्रैक्टिकली आके देखे। करने के पहले कोई भी काम करने के पहले उसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। आप कभी भी असफल नहीं होंगे। किसान हमारा कर लेता है, पौधा लगा देता है, उसको मालूम है कि कहीं भी कीटनाशक बनाता तो 6 महीने बाद तक यूज कर सकते हैं, तो कीट आने के बाद क्यों बना रहा है? वो मिर्ची लगा रहा हो तो मिर्ची को लगने वाली प्रक्रिया पूरी मुझे मालूम होना चाहिए। इस तरह से हमको करना है, इसलिए आपके साथ में हूँ। और पतंजलि योगपीठ बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि हम तो बहुत छोटे किसान हैं। हम अभी तो सिर्फ समझ लीजिए कि छोटा कार्य है हमारा। हम छोटी छोटी चीजें करने के प्रैक्टिस करके, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, इसलिए मैं जो मुझे आता है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं, मैं तो किसान हूँ, मैं मेरी पद्धति से आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है मेरे में कुछ बहुत सारी चीजें रह गई हो। आपने मुझे बुलाया और ये किसानों के साथ में संवाद के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कल सुनेंगे आपको पुनः। और राजेश जी का धन्यवाद है कि आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर साहब, जो रायसेन जिले के पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी हैं, बहुत भी ऊर्जावान भरा भाई हैं। और हमेशा, अब वो कट गए हैं, बस वो जो है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, उनको हम बुला रहे थे और वो रिमूव हो गए। कल आप रहेंगे और इस ग्रुप में उनको हम एडमिन बना देते हैं, ताकि आप सबको इस युवार कार्यक्रम के ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि आपका मार्गदर्शन ग्रुप में मिलता रहे। जो भी बात होती है, जैसा आदरणीय प्रणाली बहन जी ने कहा है, बस तो इतना ही हम निवेदन है सभी करते को। रहेंगे। आदरणीय जी निवेदन इतना ही है कि मैं थोड़ा सा किसानी कार्य में व्यस्त रहता हूँ, या फिर कहीं और अन्य शासकीय लेक्चर्स में वगैरह कहीं व्यस्त रहता हूँ। सवाल का जवाब देने में थोड़ा लेट हुआ है तो नाराज ना होना, जवाब जरूर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ने सवाल पूछा है और मैंने जवाब नहीं दिया। इतना ही निवेदन है कि इस तरह से थोड़ा सा मेरे लिए सुविधाजनक रहे। मैं चाहूंगा कि ग्रुप में लिख दिया करेंगे, ग्रुप में देख लिया करेंगे, तो ग्रुप में जब भी समय मिलता है आप उसका हल दे दिया करेंगे। ऐसे ही सब करते रहेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है इस प्रकार की। और सब लोग पर्सनल भी फोन करना है तो जी वो फोन करे। मैंने अटेंड नहीं किया तो मैं खुद आगे होके लगाएंगा, एक मैसेज जरूर छोड़ दे कि मैं फलाना हूँ और मुझे इस विषय पे आपसे बात करनी है। जी जी बिल्कुल। शरद वर्मा जी ने सुना हो, शायद जुड़े थे शरद जी, बाद में जुड़े हैं, नहीं दिख रहे थे। ये शरद भैया हमारे शरद वर्मा जी हैं, जो गाय की बात करते हैं कि हमेशा अगर गाय नहीं है तो वो जब खेती की चर्चा ही ना करें।
और अगर जो करता है वो हमारे शरद वर्मा जी बात मानते नहीं उसकी। शरद जी वर्मा जी 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 ओम बहुत अच्छा। आज आपने सदन में बहुत अच्छा योग कराया मुन्नीलाल सर जी ने, और बहुत पसीना बहाया आज। और आज जो जैविक के ऊपर और जो गाय का महत्व आपने बताया वो बहुत मन को छुआ, कि गाय के विषय में जो जानकारियां सदन में मिलती हैं वो बहुत उपयोगी रहती हैं। और आज आपने एक बहुत विशिष्ट चीज बताई है कि यूरिया की पूर्ति। ये जैविक में जो खेती करते हैं उसको यूरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और हमें भी आ रही है। तो इसका जो आपने विकल्प बताया है कि मुनगे की खेती करें और दाल वाली चीजें लगाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपने जो भाप वाला जो पानी वाला बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्लांट जो लेता है जो जिस प्रकार से, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सदन में आज पहली बार सुनने को मिली, और वो आपके माध्यम से मिली हैं, और बहुत विशिष्ट बातें हैं वो, तो उनको हमने नोट किया है। और ऐसे ही आप हमेशा हमारे सदन में आके हम लोगों को ऊर्जा देते रहेंगे। जी ओम जी ओम। आप ऊर्जा देते नहीं रहेंगे, आपसे ऊर्जा लेते रहेंगे। अरे जी पकड़ गए, पकड़ लिया मारुति जी ने। हाँ जी ये यही तो है जी। जी 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 जी। बहुत बहुत सुंदर। आप सबका बहुत आशीर्वाद। कल हमारे यहाँ इटारसी में मिलेट्स के ऊपर कार्यक्रम था, तो हमने बताया कि हमारे योगाहार कार्यक्रम इतना 805 दिन हो गए हैं चलता हुआ है, और इटारसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मैं और आया उसी था कार्यक्रम के आप इटारसी में, आए थे? मैं खुद अरे था उस प्रोग्राम में, मैं था। जी साहब, जी जी जी, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो साहब उस कार्यक्रम की वजह से हमारे नर्मदापुरम में कहीं ना कहीं उस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत आज शायद सरकार नहीं, शायद बहुत सारे शायद नर्मदापुरम में था, या मैं आया था, क्योंकि वो हमारे हाँ मनोज पटेल जी है। नर्मदापुरम में था। जी जी जी, हाँ, मनोज नर्मदापुरम पटेल में जी के था। साथ में आया था, और हमारे ये गुरु है उनके साथ आया था। जी बहुत तो बढ़िया, मनोज भैया आए थे ना। जी जी। मनोज तो पटेल जी और हम बहुत साथ में। जबरदस्त कार्यक्रम रहा था। और उस हाँ जी। कार्यक्रम की बदौलत आज होशंगाबाद जो हमारा नर्मदापुरम है, तो यहाँ की जो योगाहार की टीम है और योगाहार कार्यक्रम के सभी लोग जो आए थे और यहाँ जो ऊर्जा दे के गए, उसका देखने को पर डे मिलता है। मतलब हम लोगों को तो बुलाया ही जाता है, तो हम लोगों की इतनी पूछ नहीं थी, आपको सही बात बताएं। इस योगाहार कार्यक्रम जुड़ने के बाद हमारी मतलब जो पूछ है वो बहुत बढ़ गई। आज कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, सरकारी हो तो, और कुछ भी कार्यक्रम हो, तो उन्होंने कहा भैया वो योगाहार वालों को बुलाओ, वो दादू कहाँ है तो हम कहाँ हैं, वर्मा जी कहाँ हैं, रूप सिंह भैया, मतलब ये चर्चा होती है कि रघुवंशी भैया कहाँ है, ये चर्चाएं होती हैं। तो इस सदन की एक खूबसूरती है, और बस गुरुजी का आशीर्वाद है, तो ये काम हमारे जो जिले में बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत नई दिशा के साथ, नए जोश के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। जी ओम। जी जी। अब आप मनोज भैया के साथ आए थे तो वो थोड़ा जल्दीबाजी में थे आदरणीय मारुति जी, जिस वजह से सदन से और सभी लोगों से परिचय नहीं हो पाया। वो चूंकि आए, मुझे मालूम, हमारी भेंट हुई थी आप लोगों से। आपने चूंकि मुन्नीलाल सर का डांस नहीं देखा एक्चुअल में, आप डांस देख लेते ना। नहीं नहीं, हमने वो डांस किया था, सब किया था। वो दूसरे दिन सुबह अरे हमको वाह थोड़ा सा वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी रात जी वो जी जी। जब से बजा था, बसें आई थी, स्वागत हुआ था, सब हम देख चुका है, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं।